कक्षा के सभी होनहारों का एक बार फिर से स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा आरबीएससी बोर्ड जो है उसके तहत एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय संख्या है 6। इसमें हम पादपों के जो जल अवशोषण है उसके बारे में हमें पढ़ना है। आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने मेरे से नंबर मांगे वो स्क्रीन पे मेरे नंबर ही हैं व्हाट्सएप आप लोगों के पास में। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बात कह देता हूँ, आप लोग 12वीं के हैं इसलिए एक बार अपने YT और 12th उसके बाद आपका नाम, जो भी आपका नाम लिखकर मुझे 9928544989 पर सेंड कीजिए। जैसे आपका नाम राम है तो आप राम लिखिए, मोहन है तो मोहन, जो भी है वो लिख करके YT लिखना है, स्पेस देना है, फिर ना आपका 12th क्लास लिखनी है, फिर आपका नाम लिखना है, उसके बाद मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। ये प्रोसेस होने से आपको नोट्स की समस्या नहीं आएगी। जिन विद्यार्थियों को नोट्स की समस्या आ रही है वो नहीं आएगी। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। नया अध्याय हमारे पास में, अध्याय संख्या हमारे पास में कौन सी है? 6 है। तो लिखेंगे अध्याय 6। इससे पहले हमने क्या कर लिया है तो मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 22 और 24 ये पाठ अपन ने इस YouTube चैनल पर मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको कहीं पर भी बायोलॉजी की अलग से कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, कहाँ कहाँ उपयोगी है तो अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने चाहते हैं वहाँ पर इसका उपयोग है। 12th क्लास के अंदर आपके लिए पूरा उपयोगी है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयोगी है। और अगर आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सेकंड ग्रेड के लिए भी ये उपयोगी है। ठीक है, आप अगर रीट का एग्ज़ाम देते हैं तो रीट वाले विद्यार्थी भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोगों को ज्ञात होनी चाहिए कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक हमारे पास में है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। आज जल अवशोषण के बारे में पढ़ना। मैंने ये टॉपिक रीट में कंप्लीट करवाया है। मैं वापस कह रहा हूँ, इसी लॉकडाउन के दौरान मैंने रीट में भी ये टॉपिक कंप्लीट कराया है। अब आप लोगों के लिए 12th वालों की दृष्टि से करा रहा हूँ, तो जो रीट के बच्चे हैं वो लोग भी इसको अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा सा और थोड़ा अलग होगा, समझने की दृष्टि से बढ़िया होगा। देखिए, सबसे पहले बात आती है जल। अगर जल के लिए मैं कहूँ कि जीवन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जल के बिना हमारी कल्पना भी संभव नहीं है कि हम जीवित रह सकें। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं H2O, और ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। मैंने द्रव्य नहीं कहा है, द्रव का ध्यान देना, द्रव्य में ये तीनों आ जाएंगे। ठोस के रूप में ये बर्फ के रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में पानी जो पानी के रूप में ही है, और ये भाप के रूप में आपकी गैस या वाष्प के रूप में पाया जाता है। अब जब पानी की बात चल ही रही है तो प्रत्येक कोशिका किससे बनी है? यूँ कहूँगा कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो प्रत्येक कोशिका का अधिकांश भाग किसका बना होता है? तो जल का बना होता है। यानी कि जल एक महत्वपूर्ण उसमें योगदान देता है। क्यों कि जल किसका है? यानी कि जल में डायरेक्ट जल तो नहीं कह सकते, तो क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। इस जीव द्रव्य का अधिकांश भाग किसका होता है? तो जल का बना होता है। अब जल जो है वो प्रकृति में कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल की प्राप्ति, अपने को जल कहाँ से मिलता है? देखिए, जल वैसे तो वर्षा से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से प्राप्त। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो जल के प्रकार अगर देखें तो कहाँ से प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा मृदा से। कहाँ से होगा? मृदा का मतलब क्या हुआ? जो मिट्टी है हमारे पास में, मृदा से हमें क्या हो जाएगा? जल की प्राप्ति हो जाएगी। मृदा में जल कहाँ से आएगा? तो जब वर्षा का
जल धीरे धीरे या धीमी गति से या कम बहाव से बहता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कहाँ चला जाएगा? भूमि में प्रवेश कर लेता है। आपने देखा होगा हल्की बारिश हुई है तो वो बारिश का जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा? जमीन में चलता है। बहुत तेज बारिश होती है तब वो अफवाह करते हुए बाहर की तरफ नदी नालों में जाकर इकट्ठा होता है। तो बहुत कम अगर बारिश हो रही है तो पानी हल्का बहता है और वहीं पर क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाता है। तो मृदा जल जो है उसके भी कुछ प्रकार हैं। किसके प्रकार की बात कर रहा हूँ? मृदा जल के प्रकार की बात कर रहा हूँ। तो मृदा जल के प्रकार के अंदर हम सबसे पहला प्रकार आएगा हमारे पास में, वो होगा केशिकीय। आप लोग जानते हैं कैपिलरीज बन जाती है, छोटी छोटी गुहिकाएं बन जाती हैं और उन छोटी छोटी गुहिकाओं के कारण जल क्या हो जाएगा? भूमि में प्रवेश कर लेता है। मैं आपको इसका अच्छा उदाहरण दूं तो आप समझिए, आपने देखा होगा दिया जब जलता है तो बाती जो होती है उस पर पहले आपको तेल भिगोना पड़ता है। जैसे उस तेल में आप रखते हो तो दीपक में से अपने आप क्या हो जाएगा? तेल ऊपर चढ़ जाता है। तो तेल केशिकाओं के कारण ऊपर चढ़ रहा है। और यहाँ पर भी जल जो है वो बारीक बारीक छोटे छोटे रेशम के समान क्या होगा? जो भूमि में छोटे छोटे बने हुए हैं, है ना। भूमि यूँ तो है ही नहीं, बिल्कुल सॉलिड है, ठोस है, ऐसा तो है नहीं। उसके बीच में जो कण की जगह बची हुई है वो केशिकाओं के समान काम करती है और केशिकाओं के समान काम करके क्या करेगा? भीतर की तरफ अवशोषण हो जाएगा। दूसरा होता है आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही का मतलब क्या हो गया? कुछ भूमि ऐसी होती है जो पानी को अवशोषित कर लेती है ना। वातावरण में जो पानी होता है उसको अवशोषित कर लेती है। कल भी अपने बात करी थी, कल मैंने आपको कहा था किवाड़ फूल जाते हैं बारिश के दिनों में। बस ऐसी घटना कुछ मिट्टी में हो जाती है, मिट्टी में कुछ नमी आ जाती है, उस नमी को अपन क्या बोलेंगे? आर्द्रताग्राही। मैंने आप लोगों को पहले जब पढ़ाया था तब मैंने आपको ये भी बोला था कि जैसे वेलामेन उत्तक जो होते हैं, कुछ पादपों के अंदर क्या पाए जाते हैं? वेलामेन उत्तक पाए जाते हैं। और वेलामेन उत्तक क्या करते हैं? जल का अवशोषण करने का काम करते हैं। तो आर्द्रताग्राही का मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ मृदा जल का अवशोषण करती है। क्या करती है? अवशोषण करती है। और तीसरा प्रकार क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण। हम सब जानते हैं पानी का भी अपने आप में एक गुरुत्वीय बल लगता है और गुरुत्वीय बल के कारण पानी कहाँ चला जाएगा? जमीन के भीतर चला जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जल के कितने प्रकार हैं, तो एक तो वर्षा से प्राप्त होने वाला जल। वर्षा से प्राप्त होने वाले जल के लिए मैं आपको समझाने की दृष्टि से वर्षा से प्राप्त होने वाले जल के लिए मैं कैपिटल ए का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा कौन सा प्रकार होगा? तो मृदा से प्राप्त जल। इसको मैं कैपिटल बी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? अब मृदा जो है कैपिटल बी जो मैंने नीचे लिखा था उसके कुछ भाग है 1, 2 और 3। अब कैपिटल सी जो आएगा वो होगा हमारे पास में तीसरा भाग। और तीसरा भाग जो होता है वो कौन सा होगा? तो अगर देखा जाए मृदा हो गया, अब कौन बच जाएगा? तो अब बचेगा अपवाहित जल। देखिए हमें खाली जमीन से ही पानी नहीं मिलता, भूमि से ही पानी नहीं मिलता, हमें कहाँ से जल प्राप्त होता है? और भी हमें जो जल है वो समुद्र, तालाब, पोखर, वही तालाब, छोटे तालाब, खाड़ी इत्यादि स्थानों से प्राप्त होता है। स्थानों पर प्राप्त। अगर इन सब स्थानों से प्राप्त हो तो हम उसे किस नाम से जानते हैं? हम उसे अपवाहित जल के नाम से जानते हैं। कैसे प्राप्त होता है ये? क्या होगा? जब अधिक तेजी से वर्षा होती है तो जल बहकर
कहाँ चला जाएगा? जल के स्रोत में चला जाता है, जल स्रोत में जाता है। कहाँ जाता है? जल स्रोत। तो हम आप लोग समझ गए होंगे कि ये जल स्रोत में क्यों जाएगा, वहाँ पर जाकर क्या कर देगा, ये अपने आप को एकत्रित करने का काम करेगा। समझिए वापस, हमारे जीवन में जल एक बहुत बड़ा मायने रखता है। बिना जल के हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से वायु के बिना हम कुछ मिनट तक जिंदा रह सकते हैं, उसी प्रकार से जल के बिना हम कुछ, यूँ कहेंगे कि दिन तो नहीं कहूँगा, घंटों के बाद कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं। पानी की अगर संरचना देखी जाए तो H2O है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। और प्रत्येक कोशिकाएं, जो कि मैंने यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया है प्रत्येक कोशिकाओं के लिए, मैंने शब्द उपयोग किया है यहाँ पर ये वाला, मैंने लिखा है कि ये रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे बोलते हैं अपन? कोशिका को। कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, है ना। फंक्शनल भी है ये और उसका स्ट्रक्चरल भी है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाती है। का अधिकांश भाग जीवद्रव्य से बना हुआ है और जीवद्रव्य किसका है? पानी से बना हुआ भाग है। तो जल की अगर प्राप्ति देखी जाए तो 3 प्रकार से हो सकती है। एक तो बारिश से होती है, मूल प्राप्ति तो हमें बारिश से ही होगी, उसी को वापस वाष्पीकृत होकर जल वापस अपना चक्र बनाता है। फिर हमें मृदा जल से प्राप्त होगा और तीसरा होगा हमारे पास में कौन सा? अपवाहित जल। मृदा जल के पुनः प्रकार है केशिकीय जल। केशिकीय जल आप समझ ही गए होंगे कि केशिकीय छोटे छोटे रेशे बन जाते हैं, उससे अंदर की तरफ जाना। फिर आर्द्रताग्राही, भले ही एकदम से पानी वो उसको भिगो नहीं रहा है, लेकिन अगर पानी में कहीं आर्द्रता है, नमी है, जैसे कि कूलर चलने के बाद में आपके जो चद्दर होते हैं वो हल्के गीले गीले से महसूस होने लगते हैं, वो आर्द्रताग्राही जैसी कंडीशन है। और गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण तो आप समझ ही गए, पानी को नीचे की तरफ खींच लेना, एब्जॉर्ब कर लेना उस चीज़ को। तो अब इसके बाद में अपवाही तंत्र। अपवाह का मतलब क्या हो गया? जो तंत्र है या जो पानी का प्रवाह हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है? पूरे के पूरे जल को एक साथ बारिश हो जाए तो कहाँ जाएगा वो? किसी तालाब, समुद्र, खाड़ी, नदी के माध्यम से चला जाएगा और वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? वो एकत्रित हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? अपवाहित जल के नाम से जानते हैं। एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप समझने की दृष्टि से। ले लिया आप लोगों ने? चलिए अब हम बात करेंगे पादप जो है वो किस प्रकार से पानी को अवशोषित करते हैं। देखिए, आपको अगर पानी अपनी छत तक पहुंचाना है, क्या करते हो आप? मोटर लगाते हो, उसके लिए पानी को चढ़ाने का व्यवसाय करते हो, या कोई ऐसी व्यवस्था करते हो कि आप रस्सी से बांध के पानी को खींचोगे बाल्टी को, या बाल्टी खुद लेके चढ़ोगे। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन पादप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिना कुछ किए ही पानी उस लेवल तक चढ़ रहा है। तो यानी कोई ना कोई सिस्टम तो काम उसमें कर रहा है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो अब इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो वो कौन से पादप के भाग हैं या कौन से अंग हैं जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है? दोस्तों, मेरे को जो आप लोगों को पढ़ाना है, ये जो प्लानिंग चल रही है या जो हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको मैं जो पढ़ाऊँ वो समझ में आ जाए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी भरसक कोशिश कर रहे हैं समझने की। आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरह से कुछ 5-6 लड़के हैं, है ना, जैसे कि एक कोई प्रदीप हैं, लवली हैं, 2-4 छोरे और हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है इस चैनल के लिए। मैं आपसे भी कहूँगा कि तुरंत प्रभाव से अपने मित्रों को शेयर कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना भी समय मिल रहा है ये आपके लिए अमृत है, बस उसे पढ़ डालिए। तो ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। अगली जो क्लास आएगी हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से भाग होंगे जिनके माध्यम से पादप अपना जल को ग्रहण करता है। तब तक सुरक्षित रहना है, घर पर रहना है। लॉकडाउन भले ख़त्म हो जाए या नहीं ख़त्म हो या जैसी भी परिस्थिति बने, लेकिन ये जो छूट दी गई है लॉकडाउन की, सरकार की तरफ से छूट है, आपको कोरोना वायरस की तरफ से छूट नहीं है। तो आप उसके लिए सतर्क रहें, सावधान रहना है और अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है। जितने नोट्स बना सकते हैं उतने बनाइए, जितने आपको पढ़ना है उतना पढ़िए। इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार से होंगे, वो भी मैं साथ में बता ही देता हूँ कि कोशिका है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ध्यान देना, कोशिका का अधिकांश भाग किससे निर्मित होता है? जीव द्रव्य से निर्मित होता है। जीव द्रव्य से अधिकांश भाग निर्मित किससे है? तो जल से निर्मित होता है। अगर जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? वर्षा से, मृदा से और अपवाही तंत्र से। मृदा से प्राप्त होने वाला जल यानी कि कम बारिश से प्राप्त होने वाला जल के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं? केशिकीय, आर्द्रताग्राही और गुरुत्वाकर्षण। अपवाहित जल किसे बोलते हैं? तो ऐसा जल जो कि अधिक बारिश आने की वजह से किसी पात्र या खाड़ी या नहर में जाकर इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपवाहित जल बोलेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पे हमने चर्चा कर ली। कल की क्लास में जल्दी मिलेंगे।